मान लीजिए कोई चप्पल बेच रहा है, जूता बेच रहा है, तो उसका दाम तो कैसे तय हो रहा है? चप्पल जूता बेचने वाला व्यक्ति या कोई मोबाइल बेचने वाला, लैपटॉप बेचने वाला, वो उसके खर्चे के हिसाब से उसका दाम तय करता है। एक गाय को रखने के लिए किसान को कितना खर्च करना पड़ता है और एक गाय से कितना उसको लाभ मिलता है? जो खाद का रेट है वो पहले 400 में बोरी था, इस समय खाद का रेट 1800 में बोरी है। बिजली का रेट मोर देन डबल हो गया। डीजल का रेट जो 40 रुपए लीटर था डीजल, वो इस समय 100 रुपए के आसपास हो गया। मध्य प्रदेश का गेहूं है, इसका ये रेट, ये रेट है, ये रेट, ये कहाँ से भाई? किसानों को तो नहीं मिल रहा ना वो। तो एक टैबलेट पे 40 पैसा बढ़ा रहे हैं और 1 केजी पे 3 साल के बाद 25 पैसा बढ़ा रहे हैं और उस पर उसको झुनोरा पीट रहे हैं। तो आप समझिए कि किसान अपने आप को ठगा महसूस करता है। नमस्कार, मैं ब्रिजमोहन मौर्य, आप देख रहे हैं समृद्ध भारत। देश में जिस तरह से किसानों का हाल है, पिछले कई वर्षों से किसानों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। उसके कारण क्या हैं और किसानों की हालत सुधारने के उपाय क्या हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमारी स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सुधांशु कुमार जी, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, FI इस्माइली जी, जो चेयरमैन है उस कमेटी दिल्ली के, और डॉक्टर प्रवीण कुमार जी, जो कृषि क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं। तो आइए साथियों, सबसे पहले बात करते हैं हम अपने विशेषज्ञ डॉक्टर सुधांशु कुमार जी से। सर, किसानों की जो हालत, जो दुर्दशा हम देख रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? धन्यवाद, और समृद्ध भारत का बहुत बहुत धन्यवाद कि जो एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु की चर्चा आप लोग आज यहाँ करने के लिए हमें बुलाया है। देखिए, देश में पिछले 10-12 सालों में, 15 सालों में एक चीज़ की बहुत चर्चा है कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं, और जो भी सरकारें आ रही है उस पर चर्चाएं होती है, मीडिया में बैठकर खूब इसके ऊपर बहस होती है, लेकिन समस्या क्या है और समाधान क्या है, इसके ऊपर कोई बहुत बेहतरीन चर्चा अभी तक तो ढंग से नहीं देखा हमने, ना ही सरकारों के प्रयास देखे। क्यों हो गया है, क्यों किसान आत्महत्या कर रहे हैं? वजह सिंपल है कि कोई भी व्यवसाय जिसमें अगर नुकसान होगा तो वो उससे जुड़ा हुआ व्यवसायी जो है इस तरह की गति प्राप्त करेगा। अगर आज आप एग्रीकल्चर को उठाकर देखोगे तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा घाटे का सौदा खेती किसानी बन के रह गया। और उसकी वजह क्या है, एक आंकड़ा मैं आपको देता हूं कि क्या भागीदारी था पहले, जब खेती किसानी की भागीदारी जो है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो GDP हम लोग बोलते हैं, उसमें पहले किसानों की क्या भागीदारी थी, कृषि की जो उत्पाद थे उसकी क्या भागीदारी थी? 1970 में GDP का 40% जो है खेती किसानी से आता था। 20 साल बाद जो है और वो घटते हुए 27% पे पहुंच गया, और आज के दिन केवल 17% GDP का हिस्सा जो है खेती किसानी से आ रहा है। और इसका जो दूसरा सिरा है वो देख लीजिए कि GDP में इनपुट खेती किसानी का घट गया, लेकिन आबादी जो डिपेंडेंट थी खेती के ऊपर वो नहीं घटी। आज भी लगभग 60%, जब हम लोग आज से 15 साल पहले पढ़ते थे तो कहते थे कि भाई भारत कृषि प्रधान देश है, और 70% आबादी जो है कृषि पर निर्भर करती। और 30 साल बाद जब भी हमने जो तुलना किया कि 40% से GDP घट के हम आ गए 17% पे, लेकिन आबादी जो है 70% से आज भी हम 60% आबादी आज भी उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये तय है कि जो संसाधनों का बंटवारा हो रहा है या उससे जो आय हो रही है उसमें घाटा हुआ है, नुकसान होना शुरू हो गया, और ये कहीं न कहीं जो है नकारात्मक प्रॉफिट की ओर जा रहा है, और उसका नुकसान तो कहीं न कहीं होना ही है किसानों को। और क्या वजह क्या है ये भी हम एक बार देख लेते हैं। देखिए, कोई भी फैक्ट्री लगी है, इंडस्ट्री लगी है, या जो उसके प्रोडक्ट हैं, उसका कीमत तय करने का हक उन कंपनियों के पास है। लेकिन खेती से जो आय हो रही है, जो खेती का जो प्रोडक्ट है, मान लीजिए धान गेहूं जो भी उपज रहा है, या मान लीजिए मवेशी लोग पाल रहे हैं, उनके ऊपर उनका इनकम, उनका जो मूल्य है, कॉस्ट तय करने का जो है कि धान की कीमत कितनी होगी, गेहूं की कितनी कीमत होगी,
उसके ऊपर जब वो तय करने की बारी आ रही है तो जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं किसी चीज के तय करने के, उसको नकार दिया जाता है। और हो क्या रहा है, जैसे मान लीजिए कि बड़ी चर्चा है, पीछे अभी पूरा किसान आंदोलन हुआ, एमएसपी की बड़ी चर्चा हुई, लेकिन एमएसपी का मतलब क्या और क्या है, क्या किस तरह की एमएसपी? जब मतलब प्रोटेस्ट होता है, 5 साल प्रोटेस्ट किया तो पता चलो जी किसानों का आज गेहूं का दाम एमएसपी में 25 रुपया बढ़ा दिया, 5 साल 4 साल 3 साल प्रोटेस्ट हो रहा है। लेकिन ये कोई तरीका, आप इंडस्ट्री एक तरह का, ये भी एक पेशा है, ये भी एक तरह की इंडस्ट्री है, तो कोई भी चीज होगी तो उसका एक वैज्ञानिक पद्धति से चीजें तय होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए वैज्ञानिक पद्धति? कोई भी एमएसपी एक तो कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, कि जितना खर्च आया उसका कम से कम, मान लीजिए जो एक प्रपोजल है कि भाई आपकी लागत का 50% जोड़ के उसके एमएसपी तय हो, ये नहीं हो रहा। मर्जी है, पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं, थोड़ा प्रेशर बन गया तो 5-10 रुपया बढ़ा देंगे, तो ये व्यवसाय में तो ये नहीं चलेगा ना। मान लीजिए कोई चप्पल बेच रहा है, जूता बेच रहा है, तो उसका दाम तो कैसे तय हो रहा है? चप्पल जूता बेचने वाला व्यक्ति या कोई मोबाइल बेचने वाला, लैपटॉप बेचने वाला, वो उसके खर्चे के हिसाब से उसका दाम तय करता है। दूसरी चीज, इन्फ्लेशन हर साल बढ़ रहे हैं, मान लीजिए 25 रुपया बढ़ गया, 5 साल में 25 रुपया बढ़ गया, तो 5 साल में इन्फ्लेशन कहाँ गया, उसकी कोई गणना नहीं करता। तो जो एमएसपी तय होना चाहिए वो इन्फ्लेशन के आधार पे होना चाहिए, उसके इन्फ्लेशन से लिंक किया जाना चाहिए। प्रॉफिट मेकिंग का तय होना चाहिए कि भाई जितना किसान का लगा उसमें से उसकी आमदनी उसके साथ साथ जोड़नी चाहिए। और दूसरी चीज की जो एमएसपी तय होती है उसमें एक और महत्वपूर्ण चीज है, आप मान लीजिए धान की फसल है, क्या पूरे देश में एक ही तरह की धान की फसल होती है? पूरे देश में क्या एक ही तरह की गेहूं की फसल होती है? उसमें भी तो क्वालिटी है ना भाई। जूता खरीदने जाते हैं, चप्पल खरीदने जाते हैं, लैपटॉप खरीदने जाते हैं, तो उसके सबके अलग अलग दाम होते हैं कि सारा लैपटॉप एक ही दाम में बिकता है कि 50 हजार का लैपटॉप सारा पूरे देश भर में जो लैपटॉप बिकेगा जी 50 हजार में, ऐसा तो नहीं होता। धान की क्वालिटी भी एक जैसी नहीं होगी, गेहूं की साथ सबकी क्वालिटी एक जैसी नहीं होगी। लेकिन वो होता क्या है कि सरकार एक तरीके से कर देगी जी। अब इसका दूसरा पक्ष देखिए, किसानों को नहीं मिल रहा, लेकिन वही धान या वही गेहूं आप जाओ आज मार्केट में खरीदने जाओ तो ये बोलेगा जी ये मध्य प्रदेश का गेहूं है, इसका ये रेट, ये रेट है, ये रेट है। ये कहां से भाई? किसानों को तो नहीं मिल रहा ना वो। तो इसके बीच में क्या, जो बिचौलिए हैं, जो उस कृषि के ऊपर जो डिपेंडेंट, जो जिनकी पूरी रोजी रोटी जिसकी चले, पूरा व्यवसाय चल रहा है, वो मेजर उसमें अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा क्या होता है कि जिस समय फसल का उत्पादन हुआ, आपने रेट तय कर दिया, जब मार्केट में जा रहा है वो प्रोडक्ट, मान लीजिए कि मैं किसान का बेटा हूं, मेरे पिताजी ने खेत में फसल बेची, उनको जो रेट मिला वो कम मिला, और जब मैं खरीदने जा रहा हूं, शहर में रह रहा हूं, तो मैं अपने पिताजी के बेचे हुए रेट पे नहीं खरीद रहा हूं, मैं खरीद रहा हूं किससे? एक व्यवसायी के तय किए हुए रेट पे खरीद रहा हूं। तो हम दोनों तरफ से हम नुकसान में रहते हैं। और जब तक कोई भी व्यवसाय अगर वो नुकसान में चलेगा तो आप उससे ये आशा नहीं रख सकते कि उसमें लाभ होगा, और जब लाभ नहीं होगा तो आप कैसे सोचेंगे कि कोई भी जो है किसानों की स्थिति सुधरेगी और कैसे उसमें जो है लाभ होगा? करना क्या चाहिए? देखिए, 2-3 सरकारें, एक तो सबसे पहली चीज है कि मानसिक रूप से सबको ईमानदार होना पड़ेगा, क्योंकि अगर किसान कोई ये भ्रम में है, एक बड़ी चर्चा और भी आती है कि भाई वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन में एक बड़े स्तर पर भारत में जो है एक अलग तरह की इंडिया बन गई है, और एक तरफ इंडिया है, एक तरफ भारत है, कि पूरी जो मतलब 1% आबादी के पास देश के 90% लोगों का, 95% लोगों का जो है पूरा चला गया। क्यों चला गया? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो है वो गड़बड़ हो गया। जब 90 करोड़ आबादी जिस एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रही है, उसके इनकम का कोई मतलब नहीं रह गया, उसको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो अब 90 करोड़ आबादी के साथ अगर नहीं उसका व्यवसाय क्या है? खेती है, खेती में पूरी तरीके से उसको न्याय नहीं मिल रहा, तो ऑब्वियस है कि ये बढ़ेगा। तो अगर सरकार चाहती है कि भाई एक समरसता आए, सबको बराबरी से मिले, तो खेती को अगर आप सुधारोगे तो क्या होगा? वेल्थ इनकम भी प्रॉपर हो जाए। वो चीजें, पहले चीज तो ये करने की जरूरत है, उसको इन्फ्लेशन से लिंक करिए, कॉस्ट प्राइस से लिंक करिए जब एमएसपी तय होती है। दूसरा क्या है कि एक जैसे इंडस्ट्री के लिए, मान लीजिए आज सड़कें बननी है, अभी बजट में सरकार ने बड़ी घोषणा करी है कि भाई मतलब पूरे बजट का 5% जो है जा रहा है सड़कें बनने। तो सड़क बनने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि खेती की तरफ ध्यान दिया। हम नहीं कह रहे कि सड़क नहीं बनाई, सड़क भी बनाई, लेकिन जब 90 करोड़ आबादी जिस पे डिपेंड करती है उसकी प्रायोरिटी नहीं है आपकी। अगर प्रायोरिटी हो, मैं तो हम लोग मान लीजिए अगर हर डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर बनाया है, और सबसे क्या होता है ना, कृषि को हम इंडस्ट्री की तरफ ट्रीट ही नहीं कर रहे,
तो एक तरह का जो है किसान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर बनाया जाए, वो सेंटर किसानों को ट्रेनिंग दे, बीज दे, और भी जो खाद आदि की दिक्कतें हैं उसके बारे में वहां पर चर्चा हो, और जो उसके प्रोडक्ट जब आए वहां पर उसका रेट मिले। तो क्या होगा कि जब आप हमारे जो मानस में बैठ गया कि खेती तो एवं ही है जी, कोई बहुत महत्वपूर्ण पेशा नहीं है, तो उसको जब हम इंडस्ट्री की तरह ट्रीट करने लगे तब जाके एक तो मानस भी बदलेगा, और तब लोगों में ये समझदारी आई किसानों के आय का भी इंतजाम बराबर से होने की जरूरत है। दूसरा, जैसे मान लीजिए कि जो पॉलिसी से उसको उनको सपोर्ट मिलना चाहिए, बैंक से लोन को लेकर सपोर्ट मिलना चाहिए, बैंक में एक्सेस उनका इजी होना चाहिए कि जब वो चाहते हैं उनको जरूरत पड़े तो मिल जाए। लोग कहते हैं कि भाई एक मानसिकता बनी हुई है कि किसानी तो जी हमेशा जो है नुकसानदेह ही रहता है, ऐसा नहीं है। दुनिया में एक देश है न्यूजीलैंड, वो बिना सब्सिडी का वो देश जो है इस मामले में रैंक उसका रहता है टॉप 5 में रहता है। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ जो फसल का उत्पादन हो रहा है या जो मवेशी है, जो क्योंकि कृषि का दोनों कंपोनेंट होता है, उसकी जितनी लागत है और उसके इस लागत के साथ उसके रेट तय होते हैं, उसके हिसाब से उसको आय मिलती है। उसका जो मूल्य तय किया जाता है फसलों का या अन्य चीजों का, वो लागत प्लस इनकम को कैलकुलेट करके, इसलिए वो आज दुनिया में आगे आगे चल रहे। हमारे यहाँ है ही एक कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज क्या है, कृषि को इंडस्ट्री की तरह देखने की शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी जाके जी धन्यवाद डॉक्टर सुधांशु कुमार जी। जैसा कि हम देखते हैं कि जो किसानों की आमदनी है दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, उनकी आर्थिक हालत देखो तो मैं अपने खुद के अनुभव से बताऊं तो पिछले 15-20 वर्षों के अंदर जो छोटे मोटे किसान थे जिनके पास 4-5 बीघा जमीन थी, वो आज पूरी तरह से गायब हो गई है, वो बिक चुकी है। क्योंकि घाटे का सौदा ये तो निश्चित है, और वो जमींदारों ने, बड़े जमींदारों जो बड़े किसानों उन्होंने ले लिए। तो मैं इस बात पर पूछना चाहूँगा डॉक्टर प्रवीण कुमार जी से, सर जो किसानों की हालत होती जा रही है इतनी ज़्यादा दयनीय है, तो उसके क्या रीजन है? देखिए, डॉक्टर सुधांशु ने काफी विस्तृत में चर्चा की, लेकिन उन्होंने कृषि पर चर्चा की, और मैं एक बहुत ही अहम सेक्टर जो है दुग्ध उत्पादन, डेयरी सेक्टर, उस पर कुछ प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा कि आज पूरे भारत में जो है दुग्ध सेक्टर जो है, डेयरी सेक्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है, जो कि बहुत पहले से भी इंपॉर्टेंट है, आज भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस सेक्टर में जो है कि इकोनॉमिक्स क्या है, अगर हम मोटे शब्दों में कहें कि अगर हम इकोनॉमिक्स ऑफ द काउ को अगर हम समझ सकें तो हम पूरे डेयरी सेक्टर को समझ सकते हैं। अब ये देखिए कि एक गाय को, जिसको वैज्ञानिक शब्दों में कहते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, एक गाय को रखने के लिए किसान को कितना खर्च करना पड़ता है और एक गाय से कितना उसको लाभ मिलता है, हमने उस पर कुछ एनालिसिस किया है। ये एक एनालिसिस का वो है, पेज है। देखिए, जहां तक कॉस्ट की बात है, कॉस्ट की कंपोनेंट्स है, तो बहुत सारे कॉस्ट के कंपोनेंट्स हैं। गाय की खुद की कॉस्ट, और एक गाय अगर 3 साल वर्क में रहती है तो उस कॉस्ट को अगर हम एनुअल कॉस्ट में डिवाइड करते हैं कि 3 साल में क्या होगा, उसके लिए कोई शेड बनाने का कॉस्ट वो क्या है, उसको फीड एंड फॉडर देने का कॉस्ट यानी कि उसका चारा वगैरह देने का कॉस्ट क्या है, उसका रख रखाव के लिए जो जिस व्यक्ति को, जिस लेबर को हम एम्प्लॉय करते हैं उसका कॉस्ट क्या है। तो कॉस्ट इस पूरे चार्ट में जो है 6 कॉस्ट के कंपोनेंट्स हैं कम से कम। इसके अलावा भी कुछ कॉस्ट के कंपोनेंट है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन करना भी पड़ता है उसको, मिल्क को। लेकिन अगर 6 कंपोनेंट भी मान लिया जाए तो हाँ, तो इसको मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि कॉस्ट बहुत सारे हैं और आय का केवल एक ही साधन है कि किसान दूध बेच पाएगा। और कॉस्ट के कंपोनेंट्स हमने निकाले तो एनुअल कॉस्ट जो उसका है वो करीब 1,17,000 आता है। अगर गाय के नस्ल में भी थोड़ा फर्क माने तो कम से कम 1 लाख तो आता ही है। तो 1 लाख से
लेके 1,17,000 या 20,000 तक का कॉस्ट आता है सभी चीजों को मिला करके एनुअल कॉस्ट में। उसकी चारे का कॉस्ट, उसके रख रखाव का कॉस्ट, उसके रहने का कॉस्ट, उसका चारा भूसा जो भी है। लेकिन अब हम इस बात पे ध्यान दें कि किसान को मिल क्या रहा है, जो व्यक्ति जो गाय को पाल रहा है उसको मिल क्या रहा है। उसको जो मिल रहा है वो दूध का दाम मिल रहा है। अच्छी से अच्छी गाय उसको, क्योंकि गाय जो है 7 महीने ही दूध दे पाती है, बाकी 5 महीने जो है वो ब्याती नहीं है। तो उस दौरान, तो 7 महीने के दौरान जो है अच्छे से अच्छे समय में वो 7 या 8 लीटर दूध देगी अच्छी गाय, और फिर वो घटता चला जाएगा 7 महीने के 7 से 6, 6 से 5, 5 से 4। तो इसको अगर हम एवरेज रूप में जस्ट जोड़ दें 7 + 6 + 5 + 4 + 2 + 3 + 2 + 1 डिवाइडेड बाई 7, तो वो आता है करीब 4 आता है। लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर 5 का एक एवरेज रखा है। तो 5 के एवरेज को भी मानते हुए एक दिन में अगर 5 लीटर का एवरेज दूध देती है तो 30 दिन में जो 150 लीटर, और 7 महीने में 7 × 150 यानी 1050 लीटर दूध देती है। जी। अब केवल अपने कॉस्ट को निकालने के लिए किसान को जो है 1,17,000 या कम से कम 1 लाख को अगर 1,050 लीटर से भाग दिया जाए तो कम से कम उसका कॉस्ट जो है 100 से 110 रुपये आता है। अब किसान जो है उसको बेचता का कितने में है? 40 या 50 रुपये। और किसको बेचता है? जी सर, 1 मिनट में टोकूंगा। आपके कहने का मतलब ये है जो गायों से दूध उत्पादन हो रहा है वो किसानों की लागत रकम है वो 100 से 110 रुपए प्रति लीटर है। बिल्कुल ठीक है। आप जो कह रहे हैं सही है, कहीं कहीं पर 40-50 रुपए प्रति लीटर, लेकर अधिकांश मैं आपको बता दूं मुश्किल से 30 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा दूध नहीं है ग्रामीण स्तर पर, और अधिकतर जो गाय उत्पादन और जो होता है वो ग्रामीण स्तर पर होता है। आपकी बात भी सही है, सिटी लेवल पे 50-40 हो सकता है। ठीक है, तो मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन मैं एक कितना डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट कर रहा है, और इसमें पूरे सेक्टर में जो है आज से अगर 40 साल पहले लिया तो लोग खुद जाकर के गाय का दूध ग्वाले से ले आते थे। तो उसमें कोई मिडिल मैन फिर भी नहीं होता था, और उस समय चारे का कॉस्ट भी कम था। जैसे कि अगर देखा जाए 30 साल पहले अगर किसी गाय का दाम 8,000 था और 8 रुपए लीटर दूध मिलता था, आज उसी गाय का दाम 80,000 या 70,000 है। क्या जो कि कम से कम 70-80 हजार रुपए लीटर, मतलब कि 10 गुना बढ़ गया। बट हमारे पास क्या दूध का दाम उतना बढ़ा है? तो इसका मतलब कि जो है सारा का सारा फायदा जो है कहीं ना कहीं मिडिल मैन ही उठा रहे हैं, बिचौलिए। यहाँ पे जो है बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे अमूल, पारस वगैरह वही बिचौलिए बन गए, क्योंकि वो कभी भी घाटा नहीं उठाएंगे, और किसान 30, 40 या 50 ऐसे रूप में ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए में बेचता है। अब इस सारी प्रकरण को सुधारने के लिए जो है 3 चीजों की आवश्यकता है। देखिए, एक तरफ तो जो है इस बात की भी मुहिम है कि जो है गाय की सुरक्षा हो, गाय की रक्षा हो, लेकिन आज जो है किसान जो है गाय को उतना भी चारा नहीं दे पाता है जिससे वो अपना खर्च निकाल पाए। और आप यही कारण है कि आप ये भी देख रहे हैं कि गाय को वही किसान सड़कों पे छोड़ देता है ताकि वो इधर सर रीजन ही यही है कि जो उसको रख रखाव वो मेंटेनेंस खिलाने पिलाने का बहुत महंगा है, इसलिए सड़कों पर है और किसानों की कहाँ हम बात कर पाएंगे कि गाय की नस्ल सुधारी जाए, जैसे थारपाकर है या हरियाणवी है या और नस्लों की बात भी हम नहीं कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जो कृषि डेवलपमेंट, कृषि को इंडस्ट्री मानते हुए कृषि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया अगर हर जिले में हो, अभी आज के दिन कृषि विज्ञान केंद्र है, लेकिन उसको इस तरह से लिंक किया जाए कि वहां पर दूध की प्राइसिंग को मेंटेन किया जाए, मतलब प्राइसिंग को एक ऐसा रेगुलेट किया जाए ताकि किसानों या गाय पालने वाले के लिए बेनिफिशियल हो। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिस पर ध्यान देने की धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर प्रवीण कुमार जी। तो आपका कहने का मतलब ये है, जो आपका निष्कर्ष निकलता है कि जो मीडिएटर है, जो बिचौलिए हैं, वो कहीं ना कहीं उसका फायदा, न तो जो उसका उपभोक्ता है दूध का उसको भी फायदा नहीं मिल रहा है, उसे पूरी कीमत में मिल रहा है, और जो किसान है जो मेहनत मजदूरी कर रहा है
उसको भी कहीं ना कहीं सस्ते दामों पर उसका दूध बेच रहा है। तो इन सभी मतलब कह सकते हैं कि जो सरकार की नीतियां हैं वो सही नहीं है किसानों के प्रति। और सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। तो इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ में FI इस्माइली जी। सर मतलब कैसे किसानों की हालत सुधर सकती है, आप इस पर बताइए। नहीं, अभी आपका बहुत धन्यवाद समृद्ध भारत पे इस चर्चा को दिल्ली लाने के लिए। जी। सबसे बड़ी बात हमको ये समझने की जरूरत है, अभी प्रोफेसर साहब ने बताया, अपने कृषि विशेषज्ञों ने भी बताया, लेकिन सबसे बड़ी बात ये समझने की है, जैसा कि प्रोफेसर साहब ने बताया कि हर 3 साल 2 साल के बाद जो है सरकार MSP का रेट बढ़ा देती है और वो 25 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये की रेट बढ़ाती है और बहुत अपना उसका विज्ञापन करती है, बहुत चीज बताती है। सही माने में अगर आप देखें तो एवरी ईयर जो 25-30 रुपये बढ़ता है वो क्विंटल बढ़ता है, 30 रुपये क्विंटल, 30 पैसा जी। तो आप देखेंगे 3 साल 4 साल के बाद सरकार रिवाइज भी कर रही है। इन्फ्लेशन जहाँ मतलब मोर देन 20-30-40% बढ़ रहा है, वहां पे सरकार जो है 25 पैसा केजी किसान को बढ़ा रही है। तो ये कितनी बड़ी दुर्दशा की बात है। आप दवाओं का भी बात हुई, दवाई कंपनी का, तो दवा की कंपनी एक टैबलेट पे 40 पैसा बढ़ाया है। अभी एक टैबलेट में, मैं खुद एक टैबलेट लेता हूँ, डायबिटीज की दवा है, उन्होंने एक टैबलेट पे 40 पैसा बढ़ाया है। तो एक टैबलेट पे 40 पैसा बढ़ा रहे हैं और 1 केजी पे 3 साल के बाद 25 पैसा बढ़ा रहे हैं और उस पर उसको ढिंढोरा पीट रहे हैं। तो आप समझिए कि किसान अपने आप को ठगा महसूस करता है, किसान अपने आप को लाचार महसूस करता है, जिसके कारण आज किसानी जो है ना वो एक प्रीफरेंस जो होना चाहिए ना वो नहीं है। जैसा कि उन्होंने वो बताया, फिगर बताया कि किसानी जो है भारत में वो घट रही है, वो इस समय 17% पर आ रही है। लोग इंटरेस्टेड नहीं है किसानी करने में। सबसे दूसरी बड़ी बात क्या है कि जब किसान की फसल तैयार होती है उस समय अचानक अप्रत्याशित रूप से उसका जो रेट होता है वो सबसे कम हो जाता है और उसको चूंकि जरूरत होती है तो उसको औने पौने दाम पर बेचना पड़ता है। देखिए, सरकार ने MSP फिक्स नहीं किया अभी तक, अभी ये कानून लाया और उन्होंने उसमें MSP फिक्स नहीं किया और उसके कारण से क्या होगा कि भाई आप वो गारंटी सरकार ने दिया नहीं, सिर्फ कानून वापस लिया और वो गारंटी नहीं दिया और किसान मजबूर हो जाता है अपने फसल को उस समय बेचने के लिए। यहाँ पड़ोस में साहिबाबाद की मंडी है, वहां बताओ देखिए किसान कैसे ठगा जाता है और कैसे उसके साथ धोखा होता है। आसपास में यहाँ आलू की खेती होती है, तो आलू का यहाँ पर ना प्राइस निर्धारित करते हैं ना, वो यहाँ पर मतलब जो मंडी होती है वो मंडी में प्राइस निर्धारित करते हैं कि जी आपने मान लीजिए वो कहते हैं कि भाई वो 5 रुपये केजी है, वो किसान वहां से फोन करता है कितना केजी चल रहा है पर उसका उस दिन का रेट क्या है, तो वो रेट खोलते हैं 5 रुपये केजी। वो किसान अपना आलू भर के ट्रैक्टर में मंडी लाता है, जो मंडी वो ट्रैक्टर ले आता है तो मंडी वाले बोलते हैं कि दाम इसका घट गया कि 3 रुपये केजी हो गया। अब किसान आप समझिए उस प्रोडक्ट को अपने लेके ना वापिस जा सकता है क्योंकि उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन्वॉल्व है। तो वो 5 रुपये केजी का आलू जो भी वो प्रॉफिटेबल नहीं है उसको भी वो आप 3 रुपये केजी बेचने में मजबूर होता है। आपने देखा होगा कि अभी कई बार मीडिया में ऐसी रिपोर्ट आई है किसानों ने अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रॉय किया है। हाँ, वही बात मैं बताने जा रहा था। कभी कभी ऐसा होता है और मेरा ये मानना है बात ये कि देखिए MSP जो है ना कॉस्ट बेस्ड होना चाहिए। स्वामीनाथन कमीशन की पूरी रिपोर्ट आई है सरकार के पास, C2+ बोलते हैं तो C+2, उसमें ये कि जो उसका कॉस्ट है उस पर उसको 50% का प्रॉफिट मिलना चाहिए। यानी कोई भी प्रोडक्ट का कॉस्ट जो है ना वो कॉस्ट के बेस पे उसका प्राइस निर्धारण होना चाहिए। वो उन्होंने अभी तक भारत सरकार ने नहीं किया। और सबसे बड़ी बात एक देखिए मुद्दा इस समय इलेक्शन चल रहा है उत्तर प्रदेश में, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो इनका MSP का भी जो उन्होंने निर्धारण किया उसको पेमेंट, जैसे गन्ना किसानी में गन्ना की कीमत का जो जब वो मिलों में देते हैं तो उसका जो है 14 दिन में पेमेंट का प्रावधान है, मगर क्या किसानों को 14 दिन में पेमेंट मिलता है? नहीं मिलता है। सालों साल उसके लिए उनको स्ट्रगल करना पड़ता है, उनको लाइन लगनी पड़ती है, उनको धक्के खाने पड़ते हैं। तो इसलिए इन चीजों को, और सबसे बड़ी बात एक चीज और बताते हैं आपको, इस समय डीजल का रेट कितना महंगा हो गया है। भारत में जो कृषि मंडी होनी चाहिए वो जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है। किसानों को अपना अगर MSP मिल भी जाता है तो किसान को अपने प्रोडक्ट को लाने के लिए 60-70 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है और उसका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, इस समय डीजल 100 रुपये के आसपास हो रहा है, आप समझिए वो कितना बड़ा उसको घाटा होता है।
तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। मेरे हिसाब से सरकार को इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। मैं कॉस्ट से पर अभी आपसे बात कर रहा था। आप देखिए जो खाद का रेट है वो पहले 400 रुपये बोरी था, इस समय खाद का रेट 1800 रुपये बोरी है। बिजली का रेट मोर देन डबल हो गया है। डीजल का रेट जो 40 रुपये लीटर था डीजल, वो इस समय 100 रुपये के आसपास हो गया है। तो हर चीज में किसान का कॉस्ट 3 गुना बढ़ गया है। और एमएसपी जो सरकार बढ़ा रही है वो 25 पैसे पर केजी बढ़ा रही है। ये कितना हास्यप्रद है, ये सोचने की बात है। पूरे भारत में जहाँ जहाँ खेती होती बड़े पैमाने पर, वहां पर कृषि मंडी खोलना चाहिए, उसको सुविधा देनी चाहिए। अगर सेल्स बढ़ सकता है तो किसान मंडी भी बनना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। धन्यवाद इस्माइली जी। बिल्कुल हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जो किसानों का जो दयनीय हालत है उसका रीजन सिर्फ यही है कि जो सरकार की नीतियां हैं वो किसानों के हित में नहीं है। क्योंकि हमने कई बार देखा होगा, आपने भी देखा होगा, तमाम खबरें चलती हैं कि जब एक किसान प्याज का फसल लेके मंडी के लिए जाता है, अभी देखो प्याज का भाव कितना है, 50-60 रुपये किलो है। 1000 रुपये प्याज पूरी ट्रॉली का उसकी कीमत मिलती है, और जबकि मंडी तक पहुंचाने के लिए उसका भाड़ा आता है 2000 रुपये का। तो इसी पे पार्सल किसान आंदोलन था, मैंने कुछ लाइनें लिखी थी, मैं कभी भी हूँ तो इसे मैं इसमें इंक्लूड करूँगा कि है कैसी ये सरकार किसान हितैषी, है कैसी ये सरकार किसान हितैषी। किसानों का दूध सस्ता महंगा सेठों का पानी। किसान जब भी सब्जी बेचने मंडी जाता कीमत मिलती 1000 और भाड़ा 2000 आता। तो ये किसानों की हालत है। आपने बताया कि किसान मजबूरी में फसल बेचता है सस्ती रेट पर, क्योंकि जब जिस टाइम पे जो फसल उगाई जाती है, पक के तैयार होती है, मंडी में आती है, तो किसान के पास इतना वक्त नहीं होता है कि वो अपने फसल को स्टोर कर सके, अपनी फसल को स्टोर कर सके। उसके पीछे भी कई कारण होते हैं। उसके किसान की पारिवारिक जिम्मेदारियां होती हैं, उनके बच्चे पढ़ने लिखने वाले होते हैं, उनके लिए जरूरत होती है, घर में शादी ब्याह होती है। तो कहीं ना कहीं किसान के प्रति सरकार की नीतियां नहीं है। किसानों को आसानी से सरकार लोन उपलब्ध नहीं कराती हैं। इसी का फायदा जो तमाम बिचौलिए हैं वो लेते हैं। जो 5 रुपये का आलू होता है, 5 रुपये प्रति किलो का आलू होता है, वही आलू वापस किसान को 20 रुपये 25 रुपये किलो में खरीदना पड़ता है। तो धन्यवाद सर आप सभी का जो आप इस चर्चा में शामिल हुए, और साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अगला नेक्स्ट हम इसका सीरीज लाएंगे कि इसका समाधान क्या है। अगर आप चाहते हो कि किसानों की हालत कैसे सुधर सकती है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।